हेलो दोस्तों, एक बार फिर आपका ऑल जीके सेंटर में मैं स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको मालूम है कि इस सेंटर पर हम लगातार जीके से संबंधित जानकारी हासिल कर रहे हैं और पिछले वीडियो के अंदर हमने ऊर्जा के जो रूपांतरित करने वाले प्रमुख रूप से उपकरण थे उनके बारे में डिस्कशन किया था, जो बहुत ही महत्वपूर्ण और ज़रूरी थे। मैंने बताया था ऊर्जा संरक्षण नियम के बारे में कि न तो ऊर्जा का विनाश किया जा सकता है, न ही इसका विकास किया या इसको बनाया जा सकता है। ऊर्जा संरक्षण यानी एक जगह से जैसे ही ख़त्म होती है तो दूसरी जगह कहीं न कहीं वो प्रकट हो जाती है। ये ऊर्जा संरक्षण का नियम था और ऊर्जा को रूपांतरित करने वाले प्रमुख हमने 10 उपकरणों के बारे में जानकारी हासिल की थी। और उसके बाद दोस्तों, आज हम नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं और नया टॉपिक का नाम अभी हम आपके सामने रख रहे हैं। दोस्तों, ऑल जीके सेंटर पर पहली बार हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ये आपका अपना चैनल है। दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ऑल जीके सेंटर पर आज हम गुरुत्वाकर्षण बल के नियमों के बारे में जानकारी हासिल करेंगे कि गुरुत्वाकर्षण के जो गुण हैं उनके गुरुत्वाकर्षण से संबंधित जो नियम हैं उनके बारे में। सबसे पहले दोस्तों, गुरुत्वाकर्षण से संबंधित प्रमुख नियम। दोस्तों देखिए, बात समझने की है और बहुत ही सिंपल है। आज हम गुरुत्वाकर्षण नियमों के बारे में जानकारी हासिल करने वाले हैं और उनमें प्रमुख रूप से गुरुत्वाकर्षण से जो संबंधित है कि इस बल का अगर इसकी बात करें, ये बहुत बड़ा नाम है, लेकिन इसको हम बार बार शॉर्ट में लिखेंगे जी, तो समझ जाना कि गुरुत्वाकर्षण बल की बात हो रही है। दोस्तों, गुरुत्वाकर्षण बल इस पृथ्वी पर हर एक जगह पे काम करता है, लेकिन कहीं पे कहीं ज़्यादा काम करता है, कहीं पे कम काम करता है। तो इसके बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे और गुरुत्वाकर्षण बल को पार करने के लिए किसी वस्तु की स्थिति या स्पीड कितनी होनी चाहिए उनके बारे में भी हम बात करेंगे, और या उसका प्लाइन वे कितना होना चाहिए उसके बारे में भी हम बात करेंगे। सबसे पहले आज हम पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। आज सबसे पहले हम एक बात लिखते हैं कि जी का मान न्यूनतम कहाँ होता है, अधिकतम कहाँ होता है। पृथ्वी पर जी का मान न्यूनतम, पृथ्वी पर जी का मान न्यूनतम कहाँ होता है। और दूसरी बात आएगी कि पृथ्वी पर जी का मान अधिकतम कहाँ होता है। देखिए दोस्तों, बहुत सिंपल सी बात हो रही है यहाँ पे कि पृथ्वी पर जी का मान न्यूनतम कहाँ पर होता है और पृथ्वी पर जी का मान अधिकतम कहाँ होता है। जो न्यूनतम होता है वह भूमध्य रेखा पर होता है, भूमध्य रेखा पर। दोस्तों, जी का मान जो न्यूनतम होता है वो भूमध्य रेखा पर होता है। पृथ्वी के जो बीचों बीच, धरती के जो बीचों बीच से जो रेखा खींची गई है उन पर यहाँ जो जी का मान है यानी गुरुत्वाकर्षण का मान है वो सबसे कम होता है। और सबसे अधिक पृथ्वी पर जी का मान कहाँ होता है, वो होता है दोस्तों ध्रुवों पर। कहाँ होता है? ध्रुवों पर। पृथ्वी पर जी का मान सबसे अधिक कहाँ होता है? ध्रुवों पर होता है। इसके बाद चलिए आगे। घूर्णन गति बढ़ने पर
अगर घूर्णन गति बढ़ जाए, घूर्णन गति बढ़ने पर जी का मान, जी यानी गुरुत्वाकर्षण, जी का मान घटता है। किसी भी ग्रह की अगर घूर्णन गति बढ़ेगी तो उसका जी का मान है, गुरुत्वाकर्षण बल का जो काम करने का जो फोर्स है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। और अगर हम इसकी ऑपोजिट बात करें कि घूर्णन गति बढ़ने पर, घूर्णन गति बढ़ने पर जी का मान यहाँ पे घटता था, सॉरी, घूर्णन गति घटने पर बढ़ने हो गया है, अब घटने की बात होगी। घूर्णन गति घटने पर जी का मान क्या होता है, बढ़ता है। जैसे जैसे कोई भी पिंड अपनी जगह पे घूर्णन गति कम करेगा तो उस स्थिति में जी का, गुरुत्वाकर्षण बल का जो फोर्स है वो धीरे धीरे ऊपर होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। लेकिन घूर्णन गति तेज होगी, तेज घूमेगा तो जी का मान वहाँ पे काम कम करेगा, और धीरे धीरे घूमेगा कोई भी पिंड तो वहाँ पे जी का मान बढ़ता जाएगा धीरे धीरे। दोस्तों ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए इसके बाद एक और पॉइंट को हम डिस्कशन करते हैं। इसके बाद पृथ्वी तल से, पृथ्वी तल से ऊपर, पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे, पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे जाने पर, ऊपर या नीचे जाने पर, पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान, जी का मान घटता है। दोस्तों अगर पृथ्वी तल से ऊपर जाओगे तो भी जी का मान घटेगा, और पृथ्वी तल से नीचे आओगे तो भी जी का मान घटेगा। यानी कि सतह, जैसे मान लीजिए पृथ्वी की सतह है और अगर इससे ऊपर जा रहे हो तो भी जी का मान क्या होगा, घटेगा। अगर इससे नीचे भी जा रहे हो तो जी का मान घटेगा। यहाँ प्रमुख रूप से दोस्तों गुरुत्वाकर्षण यानी जी से संबंधित हम नियमों के बारे में पढ़ रहे हैं कि इनकी स्थिति, प्रत्येक स्थिति के अंदर इसका कार्य कैसा होता है, कहाँ पे कितना काम करता है, कितना अधिक होता है, कितना कम होता है, कहाँ घटता है, कहाँ बढ़ता है, ये प्रमुख रूप से इसके बारे में जानकारी हासिल हम कर रहे हैं। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। जब लिफ्ट, ये चार बातें एक बार फिर रिवाइज कर देता हूँ कि पृथ्वी पर, इस जमीन पर जी का मान न्यूनतम सबसे कम भूमध्य रेखा पर होता है। इसके बाद पृथ्वी पर जी का मान अधिकतम ध्रुवों पर होता है। घूर्णन गति बढ़ने पर जी का मान घटता है और घूर्णन गति घटने पर जी का मान बढ़ता है। पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान दोस्तों हमेशा घटता है, इस बात को हमेशा याद रखिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब हम लिफ्ट से संबंधित कुछ तथ्यों के बारे में डिस्कशन करेंगे कि लिफ्ट जब ऊपर जाए, नीचे आए, उसमें व्यक्ति में खड़ा भार, उसको क्या प्रॉब्लम या उससे क्या जो निकल के आती है बात, उनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। जब कोई लिफ्ट त्वरण ए, जब कोई लिफ्ट त्वरण ए से ऊपर जाती है, ए से ऊपर जाती है, बात समझ में आ रही होगी कि जब कोई लिफ्ट त्वरण ए से ऊपर जाती है तो लिफ्ट में स्थित व्यक्ति का, लिफ्ट में स्थित व्यक्ति को अपना भार बढ़ा हुआ प्रतीत होता है।
बहुत सिंपल सी बात है। जब कोई लिफ्ट त्वरण ए से ऊपर जाती है, लिफ्ट में स्थित व्यक्ति को अपना भार बढ़ा हुआ प्रतीत होता है। जब भी लिफ्ट हो ऊपर जाने के लिए, तो उस कंडीशन के अंदर क्या होता है कि जब लिफ्ट ऊपर जा रही हो तो व्यक्ति को अपना जो भार होता है रियल भार से कुछ और एक्स्ट्रा प्रतीत होता है कि उसका भार बढ़ा हुआ है, ऐसा उसे महसूस होता है। जब लिफ्ट त्वरण ए से ऊपर जाती है तो गुरुत्वाकर्षण बल अपना काम करता है वहाँ पे, और व्यक्ति को जो भार है उसको नीचे खींचने का काम करता है। इसी स्थिति में व्यक्ति को भार अपना बढ़ा हुआ प्रतीत होता है। यही कारण है कि बढ़ा हुआ भार प्रतीत होता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। जब लिफ्ट त्वरण ए से जब लिफ्ट त्वरण ए से नीचे आती है, जब लिफ्ट त्वरण ए से नीचे आती हैं तो लिफ्ट में स्थित व्यक्ति को भार जब लिफ्ट त्वरण ए से नीचे आती है तो लिफ्ट में स्थित व्यक्ति को अपना भार घटा हुआ प्रतीत होता है। ये आपने महसूस किया होगा जब भी आपने लिफ्ट में चढ़े हो, तो उस टाइम ये कंडीशन जरूर होगी कि जब लिफ्ट त्वरण से नीचे आती है तो लिफ्ट में स्थित व्यक्ति को अपना भार है वो घटा हुआ प्रतीत होता है। क्योंकि जब लिफ्ट नीचे आती है तो गुरुत्वाकर्षण बल भी नीचे खींच रहा होता है। उस कंडीशन में दोनों का बल एक ही दिशा में लग रहा होता है। इस वजह से हमें ऐसा प्रतीत होता है कि हमारा भार है जो वो घट गया है। लेकिन जब लिफ्ट ऊपर जा रही है तो दोनों गुरुत्वाकर्षण बल नीचे खींच रहा है और लिफ्ट का बल ऊपर लगा रहा है, तो उस कंडीशन में दोनों बल आपस में खिंचाव की वजह से दोनों एक दूसरे के विरोध में, तब भार हमें बढ़ा हुआ प्रतीत होता है। लेकिन जब लिफ्ट नीचे आती है तो उस कंडीशन में हमारा भार भी नीचे आ रहा है, लिफ्ट भी नीचे ही आ रही है और गुरुत्वाकर्षण बल भी नीचे खींच रहा है, तो उस स्थिति में हमें भार हल्का महसूस होता है, घटा हुआ प्रतीत होता है। जैसे कोई वाहन बड़ी ऊंचाई से चलाने के बाद उसकी स्पीड ना बढ़ाएं तो भी वो काफ़ी दूरी तक चलता है। उसका कारण क्या है? नीचे की ओर हमेशा खींचाव होता है और गुरुत्वाकर्षण बल नीचे की ओर काम करता है, और इसलिए उसको वाहन काफ़ी लंबी दूरी तक तय कर पाता है। और ये लिफ्ट में भी ऐसा ही होता है। जब लिफ्ट त्वरण ए से नीचे आती है तो लिफ्ट में स्थित व्यक्ति अपना भार घटा हुआ प्रतीत करता है। चलिए दोस्तों, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जब कोई लिफ्ट समान वेग से ऊपर या नीचे जाए तो उसमें स्थित व्यक्ति को, जब कोई लिफ्ट समान वेग से ऊपर या नीचे जाए तो उसमें स्थित व्यक्ति को अपना भार में कुछ भी परिवर्तन महसूस नहीं होता है। बात सिंपल है, लेकिन इन दोनों से अलग है। बात अलग क्या है? जब कोई लिफ्ट समान वेग से ऊपर जा रही है और समान ही वेग से नीचे आ रही है, मतलब
बात सिंपल सी है कि जब लिफ्ट कोई ऊपर जाती है तो उसकी गति के अंदर उतार चढ़ाव मतलब ऊपर नीचे नहीं होता, एक ही समान से ऊपर जा रही है, एक समान से नीचे आ रही है। तो उस कंडीशन में व्यक्ति को अपना भार कुछ भी परिवर्तन महसूस नहीं होता है, यानी कि समान भार लगता है। ऐसी भी कंडीशन है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। एक और बात, जब कभी लिफ्ट टूटकर नीचे गिर जाए तो उस स्थिति में व्यक्ति जो लिफ्ट में सवार है, व्यक्ति को अपना भार शून्य प्रतीत होता है। अब देखिए बात यहाँ कितनी और सिंपल हो गई है कि जब कोई लिफ्ट ऊपर जा रही हो, जब कोई लिफ्ट टूटकर नीचे गिर जाए, छोटी सी बात है, लेकिन आप समझिए लिफ्ट जब ऊपर जाती है अचानक उसमें कुछ गड़बड़ी की वजह से जो उसकी जो लाइनें होती हैं चलाती है, उसको ऊपर नीचे करती है, वो अचानक टूट जाए तो उस कंडीशन में वो एकदम नीचे गिरेगी तो उसमें स्थित व्यक्ति का जो भार है वो उससे खुद को कुछ अपना वेट लगेगा ही नहीं, उसको लगेगा मेरा वजन कुछ है भी नहीं, इस स्थिति में पहुंच जाएगी। इसके बाद दोस्तों एक और बात आती है, हम लोग जानते हैं कि उपग्रह क्या होता है। उपग्रह के बारे में हम जानेंगे दोस्तों कि उपग्रह क्या होते हैं। देखिए उपग्रह के बारे में जानने से पहले मैं आपको बता दूं कि पृथ्वी जितने भी ग्रह एक दूसरे के चक्कर निकालते हैं, वो जब निकालते तो उसके प्रमुख रूप से उसका कारण है वो है गुरुत्वाकर्षण बल। कौन सा बल है? गुरुत्वाकर्षण बल। अब हमने शब्द लिखा है उपग्रह। हमने सुन रखा है कि पृथ्वी का उपग्रह एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है, वो है चंद्रमा। लेकिन उपग्रह का काम क्या है? किसी पिंड के चारों ओर उपग्रह किसी पिंड के चारों ओर, बात सिंपल है, चारों ओर परिक्रमा, किसी पिंड के चारों ओर परिक्रमा करने वाले पिंड को उस ग्रह का उपग्रह कहते हैं। बात बिल्कुल सिंपल दोस्तों, फिर से ध्यान दीजिए, किसी पिंड के चारों ओर परिक्रमा करने वाले पिंड को उस ग्रह का उपग्रह कहते हैं। कैसे? देखिए, किसी पिंड, आप कोई पिंड ले लीजिए, जैसे पृथ्वी को लिया, ये पृथ्वी है, किसी पिंड हमने पृथ्वी को ले लिया है। अब बात आगे ये हो रही है किसी पिंड के चारों ओर। अब इसके चारों ओर तो ये भी होगा। अब चारों ओर परिक्रमा करने वाले पिंड को उस ग्रह का
उपग्रह कहते हैं। आपको पता है पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कौन करता है? चंद्रमा करता है। ये पृथ्वी है तो इसके चारों ओर घूमने का कार्य किसका है? चंद्रमा का है। और चंद्रमा एक प्राकृतिक उपग्रह है। ये ईश्वर द्वारा बनाए गए, कुछ मनुष्यों ने कृत्रिम उपग्रह भी छोड़े हैं, लेकिन ये चंद्रमा प्राकृतिक है और इस प्रकृति के अंदर ऑटोमेटिक से है पहले से। तो किसी पिंड के चारों ओर परिक्रमा करने वाले पिंड को उस ग्रह का उपग्रह कहते हैं। तो बात समझ में आ गई होगी कि पृथ्वी का उपग्रह किसे कहा जाता है या चंद्रमा किसका उपग्रह है। आपको दोनों साइड से हमेशा ध्यान रखना है क्वेश्चन को कि पृथ्वी का उपग्रह। देखिए दोस्तों कि पृथ्वी का उपग्रह, तो आपका आंसर होना चाहिए क्या? चंद्रमा। और आपको पूछा जाए कि चंद्रमा किसका उपग्रह है, बात वही है, लेकिन बात को पूछने का थोड़ा सा तरीका चेंज हुआ। चंद्रमा किसका उपग्रह है, तो चंद्रमा किसका उपग्रह है? पृथ्वी का उपग्रह है। ये बात आपको समझनी चाहिए। मैंने एक पृथ्वी का और चंद्रमा का उदाहरण देके बताया, और जितने भी सारे ग्रह हैं उन ग्रहों के भी कोई न कोई उपग्रह हैं। और उन उपग्रहों का मतलब आप समझिए कि जो भी ग्रह है उसके जब जो कोई चारों ओर उसके चक्कर लगा रहा है वो उसका उपग्रह हो गया। अब कहीं के ज़्यादा है, कहीं के कम है। पृथ्वी का एकमात्र जो चंद्रमा है, और भी शनि के, बृहस्पति के जो हैं उनके भी अपने अपने उपग्रह होते हैं। चलिए इनके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं। उपग्रह के बारे में हमने जानकारी हासिल की। उपग्रह के बाद में उपग्रह के बाद में पेन के अंदर उपग्रह का कक्षीय वेग। एक और बात समझने लायक, उपग्रह का कक्षीय वेग पृथ्वी तल से ऊंचाई पर निर्भर करता है। ऊंचाई कहें या दूरी कहें तो ठीक रहेगा दोस्तों। मेरे ख्याल में पृथ्वी तल से ऊंचाई पर ठीक है, निर्भर करता है। और यहाँ बात क्या हो रही है कि उपग्रह का कक्षीय वेग, मैंने पृथ्वी बनाई, पृथ्वी के ऊपर चंद्रमा बनाया, और बात ये हो रही है कि उपग्रह का कक्षीय वेग यानी चंद्रमा का कक्षीय वेग की बात हो रही है। पृथ्वी तल से ऊंचाई पर निर्भर करता है कितना ऊंचा है। अगर बात करें उपग्रह का, यदि पृथ्वी तल से जितना दूर होगा कोई भी उपग्रह पृथ्वी तल से जितना दूर होगा, देखिए पृथ्वी तल से जितना दूर होगा उतना ही कक्षीय वेग कम होगा। कक्षीय वेग दोस्तों कम होगा। बात समझ में आ गई कि पृथ्वी तल से जितना दूर होगा उतना ही कक्षीय वेग कम होगा। इसके बाद एक और बात करते हैं। एक नोट लगाने वाली बात है आपको। नोट, उपग्रह का
कक्षीय वेग, उपग्रह का कक्षीय वेग उसके द्रव्यमान, उसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, उसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। देखिए, उपग्रह का कक्षीय वेग की बात कर रहे थे हम। उपग्रह का कक्षीय वेग उसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है कि उनका जो कक्षीय वेग है घूमने का अपनी जगह पे, तो वो किस पे निर्भर नहीं करता है, तो वो द्रव्यमान पे निर्भर नहीं करता। निर्भर किस पे करता है? पृथ्वी तल से ऊंचाई पे निर्भर करता है। अगर वो पृथ्वी तल के नज़दीक हो तो उसकी गति तेज होगी, और अगर दूर है तो उसका कम होगा। आपको पता होना चाहिए कि हम बात करते हैं जब ग्रहों की, तो जितना दूर है वो परिक्रमण काल अपना बहुत लंबा टाइम लेता है, जितना नज़दीक है बहुत जल्दी लेता है। हम ग्रहों की बात करें तो बुध ग्रह बहुत जल्दी नम हो जाता है, बाकी वाले बहुत दूर के ग्रह है अरुण शनि वगैरह, वो उनको टाइम लगता है। अब चलिए इसके बाद उपग्रह का परिक्रमण काल। उपग्रह का परिक्रमण काल, देखिए परिक्रमण, परिक्रमण काल। देखिए दोस्तों, कोई भी उपग्रह अपने कक्ष में एक चक्कर पूरा करने में जितना समय लेता है, बहुत ही सिंपल सी बात है। कोई भी उपग्रह अपने कक्ष में एक चक्कर पूरा करने में जितना समय लेता है, उस ग्रह का वो परिक्रमण काल कहलाता है। उस उपग्रह का वह परिक्रमण काल कहलाता है। देखिए, कोई भी उपग्रह अपने कक्ष में एक चक्कर पूरा करने में जितना समय लेता है, उस उपग्रह का वो परिक्रमण काल कहलाता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं प्लायन वेग की तरफ। और इसमें भी एक नोट्स वाली बात है कि वो ऊपर लिखेंगे हम, अभी दिखेगा नहीं दोस्तों। इसमें बात यही है कि उपग्रह का देखिए परिक्रमण, उपग्रह का परिक्रमण उसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। बात सिंपल सी है कि उपग्रह का परिक्रमण जो अपनी जगह पे घूमने का है, वो उसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। और मैंने बताया था उसका परिक्रमण काल क्या है, कैसे। जब कोई उपग्रह अपनी कक्षा में एक चक्कर पूरा करने में जितना समय लेता है, वह उसका परिक्रमण काल कहलाता है। यानी परिक्रमा करना आपको पता ही होगा, इस बात को आप अच्छी तरह से जानते हैं। इसके बाद मैंने एक शब्द लिखा, दूसरा शब्द है प्लायन वेग। प्लायन वेग,
देखिए पलायन वेग क्या होता है, इनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। पलायन वेग वह न्यूनतम वेग है, पलायन वेग वह न्यूनतम पलायन वेग वह न्यूनतम वेग है, पलायन वेग वह न्यूनतम वेग है जिससे किसी वस्तु को पृथ्वी से फेंकने पर गुरुत्वीय क्षेत्र, ये जो क्षेत्र है इसका पृथ्वी से जो ऊंचाई पर गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाती है, बात सिंपल है। पलायन वेग वह न्यूनतम वेग है जिससे किसी वस्तु को पृथ्वी से फेंकने पर गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाती है और पृथ्वी पर वापस नहीं आती है। पार करने के बाद पृथ्वी पर वापस नहीं आती है। बात बहुत सिंपल है, समझ लिए कि पलायन वेग वह न्यूनतम वेग है जिससे किसी वस्तु का पृथ्वी से फेंकने पर गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाती है और पृथ्वी पर वापस नहीं आती है, वो दोस्तों पलायन वेग होता है। पलायन वेग का मान है वो आपको मैं नोट्स के रूप में बता रहा हूँ, बहुत ही महत्वपूर्ण जरूरी। देखिए नोट, इस बात को नोट कीजिए, एग्जाम में आने लायक बात है। पलायन वेग आपको बता रहा हूँ दोस्तों कि क्या है। पलायन वेग का मान 11.2 किलोमीटर सेकेंड, 11.2 किलोमीटर सेकेंड होता है। ये बात याद रखिएगा, जो इनका वेग है वो इतना होता है क्योंकि नोट पलायन वेग का जो मान 11.2 किलोमीटर होता है। अगर कोई वस्तु, मान लीजिए ये पेन भी है और इस पेन को अगर हम यहाँ से 11.2 किलोमीटर सेकेंड, एक सेकेंड के अंदर 11.2 किलोमीटर अगर ऊपर फेंक सकते हैं, ऊंचाई पर लगातार जा सकता है, तो उस कंडीशन में जैसे गुरुत्वीय जो क्षेत्र है पृथ्वी से ऊपर जितने किलोमीटर भी, वहाँ से क्रॉस करने के बाद वापस सीधे नीचे नहीं आ पाएगी और ऊपर ही रहेगी। ये पलायन वेग है इसका, इतने किलोमीटर दर से फेंकने का। चलिए इसके बाद आगे बात करते हैं। कृत्रिम उपग्रह के अंदर प्रत्येक वस्तु कृत्रिम उपग्रह के अंदर प्रत्येक वस्तु भारहीनता की अवस्था में होती है। कोई भी अगर मानव बना के कृत्रिम उपग्रह छोड़ता है और उसमें कोई भी वस्तु डालोगे तो वो भारहीनता की अवस्था में होती है। और दोस्तों इस वजह से उस ग्रह को ऊपर जाने में आसानी रहती है कि जब कोई ग्रह मनुष्य बना के छोड़ता है तो उसकी स्थिति है वो भारहीनता की होती है। चलिए दोस्तों इसके बाद आगे बढ़ते हैं। चंद्रमा के जी का मान,
चंद्रमा पर जी का मान, चंद्रमा पर जी का मान की बात कर रहे थे। चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी के जी के मान का, पृथ्वी के जी के मान का 1/6 भाग है। ये दोस्तों लास्ट बात थी इस वीडियो के अंदर। इसके बाद हम अगला टॉपिक शुरुआत करेंगे, लेकिन मैं एक बार फिर आपको बता देता हूँ कि जो पृथ्वी चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी के जी का मान का 1/6 भाग है। अगर हम यहाँ पृथ्वी पर कोई वस्तु 600 किलो की है तो वो चंद्रमा पे केवल 100 किलो की होगी। ये इतना डिफरेंस है। ये किस वजह से है? ये जी के मान की वजह से है। पृथ्वी पर जी का मान अधिक है लेकिन चंद्रमा पर जी का मान कम है, और इसलिए हमें चंद्रमा पर एकदम हल्के महसूस होंगे और ये 700 की 100 पे आ जाएगी। और इसके बाद एक और बात बताती थी, कृत्रिम उपग्रह के अंदर प्रत्येक वस्तु भारहीनता की अवस्था में होती है। आज की वीडियो में इतना ही। अगला कल